स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पंगाड़ क्रिएशंस पर। तो हरियाणा ग्रुप डी एग्ज़ाम 21 और 22 तारीख को आपका होना है। हरियाणा ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है और साइंस के 15 नंबर के क्वेश्चन हरियाणा ग्रुप डी में पूछे जाएंगे। और ये 15 नंबर ऐसे हैं कि जिसने इस 15 में से 15 ले लिए वो सिलेक्शन उसका ये मान के चले कन्फर्म है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन साइंस का जो सब्जेक्ट है वो उसमें बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है। तो साइंस सबसे ज़रूरी है। अगर आपने साइंस में 15 में से 15 ले लिए तो आपका सिलेक्शन के चांसेस है वो बहुत ही बढ़ जाएंगे। और आप साइंस अगर हरियाणा ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हैं तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो आपकी तैयारी अभी अधूरी है। तो आज की वीडियो में हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम्स में, वो आज की वीडियो में हम करेंगे। 15 से 20 मिनट के अंदर हम कोशिश करेंगे कि 150 के आसपास आपको क्वेश्चन करवा दें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों हम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले कोशिका चैप्टर करेंगे। तो मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 40 क्रोमोसोम होते हैं। 23 जोड़े होते हैं और 40 क्रोमोसोम होते हैं। 22 जोड़े पुरुष और महिलाओं में समान होते हैं, जबकि 23वां है वो भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिकांग का नाम क्या है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। क्लोरोप्लास्ट होता है कि पादप व बैक्टीरिया कोशिका का एक भाग जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिकांग जो प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम इसकी खोजकर्ता जो है राइबोसोम के वो है जॉर्ज पेलेड। यह एक कणिकामय संरचना है। आप पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन इसकी देख सकते हैं कि जिसमें आरएनए व प्रोटीन बनी होती है और इन्हें कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। हरित लवक है, इसका कार्य होता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करना। माइटोकॉन्ड्रिया कार्य होता है कि कोशिकीय शोषण द्वारा एटीपी निर्माण करना। जीव द्रव्य का होता है जीवन की आधारशिला। और लाइसोसोम बाह्य कोशिका पदार्थों व अंत कोशिका पदार्थों का पाचन भी करता है और इसे आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है नीचे ये भी दिया हुआ है कि किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन के नीचे दिया हुआ है कि इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा का उत्पादन से संबंधित है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर है। और इसे कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं। कोशिका का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मान के चलिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एक न एक सेट में जरूर दिखाई देगा। जो आपके 4 शिफ्ट होंगी, एक शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन जरूर दिखेगा 21 और 22 तारीख में से। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो पाचन थैली अभी ऊपर पढ़ा था लाइसोसोम एक्सप्लेनेशन में, तीसरे क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन थी उसमें। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया। ये शिफ्ट अटेंडेंट में पूछा गया था, पहले 2016 में, फिर टीजीटी साइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कोशिकाओं में ऑटोसोम कितने होते हैं? ऑटोसोम होते हैं 44 और 2 क्रोमोसोम भिन्न होते हैं। अगला है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कोशिका श्वसन में और ऊर्जा के उत्पादन में। इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़ा क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा एक शिफ्ट में, ये बात कन्फर्म है। आप जरूर ये क्वेश्चन ध्यान में रखें। कोशिका विज्ञान, कोशिका का अध्ययन को कोशिका विज्ञान बोलते हैं। और साइटोलॉजी होता है कोशिका विज्ञान और टर्मेटोलॉजी होता है त्वचा विज्ञान। डैश पशु उत्तक तंत्र का एक भाग नहीं है। तो संवहनी पशु उत्तक तंत्र का एक भाग नहीं है। आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा बाद में। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें। अगला क्वेश्चन है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह जिसमें कीड़े मकोड़े भी शामिल हैं, तो इसको बोलते हैं ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा इसको बोलते हैं। तो जीवों का वर्गीकरण किया था आचार्य विटेकर द्वारा 1969 में। 5 जगत प्रणाली में इसका वर्गीकरण किया गया था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और एनिमेलिया। तो अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिका एक कोशिका झिल्ली और एक सेल वाली या कोशिका भित्ति से घिरी होती है। जो पादप कोशिका होती है वो सेल झिल्ली और सेल वाल से घिरी होती है।
अगला है कि पौधों में जटिल स्थायी उत्तक का एक उदाहरण है। तो ये फ्लोएम जो है जटिल स्थायी उत्तक का एक उदाहरण है। पादपों में दो प्रकार के उत्तक होते हैं, एक होते हैं विभज्योतक उत्तक जो जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, उनको विभज्योतक बोलते हैं, जैसे कि तने, फूल और पत्तियां। एक होता है स्थायी। स्थायी वो होता है कि जो अपनी विभाजन क्षमता खोकर एक निश्चित कार्य को करने के लिए स्थायी रहते हैं, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। पौधों में एक सरल उत्तक का उदाहरण है। जो स्थायी उत्तक जो होते हैं पौधों में वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सरल स्थायी उत्तक और एक होता है जटिल। सरल में तीन पार्ट होते हैं सरल के, पेरेनकाइमा। सरल वो होते हैं जो एक ही कोई प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और जो जटिल स्थायी उत्तक होते हैं वो होते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सरल उत्तक का उदाहरण है, तो सरल उत्तक के ये तीन उदाहरण हैं, तो इसका आंसर है पेरेनकाइमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव कोशिका में 40 क्रोमोसोम होते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि इन 15 क्वेश्चन में से 3 बार ऑलरेडी आ चुका है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया वाला और ये क्रोमोसोम वाला। एक पादप कोशिका को यांत्रिक समर्थन और आकार प्रदान करती है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। एटीपी का पूरा नाम पूछा गया है, तो ये होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम होता है एटीपी का। अगला है कि निम्नलिखित में से कोशिका की कौन सी अंगिका को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो क्वेश्चन है। तो सेल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 19 क्वेश्चन हमने किए। अब अगला टॉपिक देखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो किस अंग के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है? ये होता है यकृत के अंदर, यानी कि लीवर के अंदर। लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की। इसमें वसा संयोजी कोशिकाएं पाई जाती है और वसा में घुलनशील विटामिनों का संचय लीवर में ही होता है। और जो लीवर के अंदर जो होती है वो रीजनरेशन की सर्वाधिक क्षमता होती है, और यूरिया के उत्सर्जन भी लीवर के द्वारा ही होता है। इसके बाद अग्नाशय जो होता है वो लीवर के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर की। इंसुलिन नामक हार्मोन का जो श्रावण होता है वो अग्नाशय के द्वारा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन सेक्रेट करती है? जो पैनक्रियाज होती है वो इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये जरूर ध्यान में रखना है। रक्त में शर्करा की मात्रा को भी निर्धारित पैनक्रियाज ही करती है। और अग्नाशय रस जो होते हैं उसमें 3 प्रमुख एंजाइम पाए जाते हैं, अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। अमाइलेज है वो स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करते हैं। लाइपेज जो होते हैं वो इमल्सिफाइड फैट या वसाओं को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में परिवर्तित करते हैं। और जो ट्रिप्सिन होते हैं वो प्रोटीन पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड और अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम सहायक होते हैं भोजन को पचाने में। भोजन सामान्यतः कहाँ पर पचता है? छोटी आंत में भोजन पचता है। छोटी आंत जो है आहार नल का सबसे लंबा भाग है, और पूर्ण पाचन जो होता है भोजन का वो छोटी आंत के इलियम में होता है। और जो इलियम है वो आंतरीय रस निकलता है इलियम से, और इसमें 5 प्रमुख एंजाइम है, सुक्रेस, माल्टेज, इरेप्सिन, लैक्टेस और लाइपेज। अगला क्वेश्चन है सलाइवा में विद्यमान एंजाइम का नाम बताएं जो स्टार्च को तोड़ता है। तो ये अमाइलेज, ये ऊपर पढ़ा था अमाइलेज, इसका राइट आंसर है। अस्थि और दांतों का मुख्य घटक जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट, CaPO4 ट्वाइस, Ca3PO4 ट्वाइस। तो अगला है कि कौन सा पदार्थ संश्लेषण के दौरान अपचयित रहता है? तो ये इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में पौधे पर्णरहित यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण अपना भोजन है वो बनाते हैं। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग पूछा जाए तो इसका राइट आंसर है इनेमल, दांत। अमरबेल के बारे में पूछा गया तो पूर्ण तना परजीवी है अमरबेल। तो आप ये पादपों में पोषण के प्रकार भी पढ़ सकते हैं कि ये स्वपोषण होता है, विषम पोषण होता है। ये वीडियो को पॉज कर आप सभी पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला है कि सुस्वाद खाद्य पदार्थ देखकर मुंह में पानी आता है, तो यह तरल वास्तव में है हार्मोन। सुस्वाद भोजन देखकर मुंह में पानी आने का अर्थ है कि लार का स्रावित होना। लार
लार ग्रंथियों से स्रावित होने वाला एक हार्मोन है जो लार में दो एंजाइम होते हैं, अमाइलेज और लाइसोसोम। अगला है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में पाया जाता है टाइलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लार में पाया जाता है टाइलिन। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, तो पीलिया जो होता है यकृत के संक्रमण के कारण होता है, यानी कि लीवर। पीलिया यकृत का रोग है, इसमें त्वचा और आंखों का पीला पड़ने लगता है, यह रंग पित्त रंज को से अधिक संचित होने लगता है। तो अगला है कि इनमें से कोई पाचक के एंजाइम नहीं है, तो ये इसका आंसर है पित्त यानी कि बाइल। पित्त या पीले रंग का सारी द्रव होता है, इसका पीएच मान होता है 8.6। इस पित्त में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, यह वसा के पाचन में कार्य करता है। छोटी आंत में बिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, तो ये है पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए अभिवृद्धित सतह क्षेत्रफल प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में भोजन कहाँ से शुरू होता है, भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है मानव शरीर में, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन है वो मुंह गुहा से शुरू होता है, प्रोटीन का अमाशय से। आहार नली की लंबाई पूछी गई है, तो आहार नली की लंबाई है लगभग 9 मीटर। मानव पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है, आहार नल और सहायक ग्रंथियों में। आहार नल जो होता है कि पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग होता है, जिसमें 7 अंग हैं, मुख्य मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय और मलाशय। अगला क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलाइसिस शब्द यूनानी शब्द ग्लाइकोस का अर्थ है शर्करा। मानव पाचन तंत्र में डैश को आमतौर पर भोजन पाइप के नाम से जाना जाता है, तो इसको ग्रासनली को। कार्बनिक या ऑर्गेनिक भोजन क्या है, तो यह है रासायनिक सहायता से बिना उगाया गया उत्पन्न किया गया भोजन। मानव प्राणी में पाचन मुंह से आरंभ होकर छोटी आंत पर समाप्त हो जाता है। पाचन प्रारंभ तो होता है मुंह से और समाप्त होता है छोटी आंत में। अगला है कि अधिक मात्रा में शराब का सेवन करने वाले व्यक्ति की मौत किस कारण से होती है, तो ये होती है सिरोसिस के कारण। सिरोसिस रोग है, उसमें लीवर कार्य करना बंद कर देता है और यह शराब के अत्यधिक सेवन से होता है। दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है कि छोटी आंत का पाचन, भोजन का पाचन कहाँ पर पूर्ण होता है, छोटी आंत में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुख से शुरू होता है पाचन और छोटी आंत तक में पाचन है वो खत्म होता है। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, ये देखिए फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया कि छोटी आंत में पाचन है वो समाप्त होता है। जंतुओं के दांतों और अस्थियों में मुख्यतः कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। शाकाहारी युग में कौन सा अंग जीवाणुओं की सहायता से स्टार्च का पाचन करता है, सीकेम। अगला क्वेश्चन है कि वह ग्रंथि जो इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करती है वह है अग्नाशय। तो ये ऊपर ये मैंने आपको बताया भी था लीवर के बारे में और अग्नाशय के बारे में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार से नमक का उपयोग नहीं है, तो ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, ये हम इसके सभी ऑप्शन नहीं है, ये हम बाद में करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इसके बाद अगला टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि किस अंग के माध्यम से मछली सांस लेती है, गलफड़ों के माध्यम से मछली सांस लेती है। मछली को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, पानी से ऑक्सीजन अलग करने के लिए गलफड़ों का प्रयोग करती है मछली। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप और पेड़ कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। उभयचरों की श्वसन विधि होती है, मुख से भी, त्वक से भी और फुफ्फुस से भी, सभी प्रकार से होती है। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से किसका कार्य है, प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से किसका कार्य है, तो यह है पत्ते का। प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होती है उसके लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है और पौधों के पत्तों में क्लोरोफिल पाया जाता है। सामान्य श्वसन दर पूछी गई है, तो यह है 18 से 22 प्रति मिनट। श्वसन दर का अर्थ होता है कि एक जीव द्वारा 1 मिनट में कितनी बार श्वास ली जाती है, तो ये मुख्य रूप से 12 से 20 मिनट के बीच होती है। तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में 18 से 22 उत्तर सही है, एचएसएससी द्वारा ये उत्तर है वो सही माना गया था। तो अगला क्वेश्चन है कि डैश उच्चस्तरीय पौधों में वायवीय श्वसन का स्थान है, तो यह है माइटोकॉन्ड्रिया। एनारोबिक श्वसन डैश की अनुपस्थिति में होता है, तो ये होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में।
एनारोबिक श्वसन ये होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का लैक्टोज अम्ल और एथिल अल्कोहल में आंशिक विघटन करना अनाक्सी या अवायवीय श्वसन कहलाता है। तो जो एनारोबिक श्वसन होता है उसको हिंदी में अवायवीय श्वसन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन के दौरान हम वातावरण से, तो जो हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन गैस है वो ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं वातावरण से। शीत कक्ष में रखने के कारण फल ज्यादा समय तक ताजे रहते हैं क्योंकि श्वसन की दर कम होती है। तो ये श्वसन से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए। तो इसके बाद हम करेंगे परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़े हुए क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि कौन सा ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है। तो ल्यूकेमिया आपको पता भी होगा, ब्लड कैंसर को बोलते हैं। तो रक्त है वो ल्यूकेमिया से प्रभावित रहता है। इस रोग को रक्त कैंसर भी कहा जाता है। यह सामान्यतः श्वेत रक्त कोशिकाओं में सामान्य से अधिक वृद्धि, यानी जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उनमें ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो ये उसी के कारण ये रोग आपका होता है। इस रोग का सटीक कारण अज्ञात है, फिर भी अनुवांशिक कारणों के संयोग को इस रोग का कारण कहा जाता है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है। रक्त होता है। ये क्वेश्चन भी दूसरी बार पूछा गया है। पहले पूछा गया था कलरक के एग्जाम में 23/11/2016 को, और फिर 13/11/2016 को, फिर ये 27/11 को दोबारा वही क्वेश्चन पूछा गया था। रक्तचाप में उच्चतम बिंदु या रक्तचाप का उच्च पाठ्यांक कहलाता है तो सिस्टोलिक दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तक जो पौधों में जल का परिवहन करता है जाइलम। पादपों में जाइलम उत्तक के दो अवयव वाहिनिकाओं और वाहिकाओं द्वारा जड़ों की से पत्तियों तथा पादप के अन्य भागों तक जल एवं खनिज लवणों का परिवहन होता है। रक्त वाहिकाएं जो अंग से हृदय को रक्त परिवहन करती हैं तो उनको बोलते हैं शिरा। तो रक्त वाहिका दो प्रकार की होती है, आर्टरीज और वेन, धमनी और शिरा। धमनी का जो कार्य होता है वो होता है कि हृदय से रुधिर को शरीर के अन्य अंगों तक जल लेकर जाती हैं। इनकी दीवारें अपेक्षाकृत मोटी होती हैं और इनमें शुद्ध रक्त होता है। जो शिरा जो होती है कि वो अंगों से रुधिर को हृदय तक ले आती है। इनकी भित्ति प्राय अपेक्षाकृत पतली होती है और इनमें शुद्ध रक्त होता है। तो जो आर्टरी जो होती है उनके अंदर जो प्योर ब्लड है वो ब्लड से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, और जो वेन है वो इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक लेके आती है। तो अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है। तो ये है लोहा। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक आयरन है। यही लोह और हीमोग्लोबिन के लाल रंग होने का कारण है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी पूछी गई है, कौन सा है। तो ये है एओर्टा। और सबसे बड़ी शिरा अगर पूछी जाए तो ये है वेना कावा। एओर्टा जो है सबसे बड़ी धमनी है और सबसे बड़ी शिरा है वेना कावा। डायलिसिस प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया शामिल है। तो हीमोलिसिस। हीमोलिसिस का अर्थ है आरबीसी का टूटना। डायलिसिस के दौरान आरबीसी टूट जाती है अर्थात हीमोलिसिस प्रक्रिया घटित होती है। किस अंग को लाल ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान कहा जाता है। किस अंग को रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो ये कहा जाता है प्लीहा को। प्लीहा शरीर की सबसे बड़ी वाहिनीहीन ग्रंथि है, डक्टलेस ग्लैंड है। इसे लाल ब्लड कोशिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। रक्त कोशिकाओं का विघटन के कारण यह लोह की मात्रा अधिक होती है। एंजियोप्लास्टी साफ करने की एक प्रक्रिया है। यह है अवरुद्ध हृदय धमनियों को, हृदय धमनियों को जो साफ करने की एक प्रक्रिया है। यह विधि सर्वप्रथम 1964 में प्रयोग में लाई गई थी। सार्वत्रिक दाता रक्त समूह है। ओ को सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कहा जाता है और बी जो है वो सार्वभौमिक प्राप्त करता है। यूनिवर्सल डोनर ओ और यूनिवर्सल रिसीवर जो होता है वो होता है ए बी। अगला है कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। तो इसको कहते हैं कि इस्कीमिया। रक्त की अपर्याप्त जो सप्लाई होती है उसको इस्कीमिया बोलते हैं। हेमोरेज रक्त वाहिकाओं का टूट कर रक्त बाहर गिरना, इसको हेमोरेज बोलते हैं। हाइपरीमिया बोलते हैं शरीर के एक भाग में रक्त का प्रवाह में वृद्धि होना। और हीमोस्टेसिस बोलते हैं हेमोरेज का उल्टा अर्थात रक्त वाहिका टूटने पर रक्त का भीतर बना रहना। मानव शरीर में रक्त संचरण की खोज किसने की। तो ये की विलियम हार्वे ने। सार्वत्रिक रक्तदाता किसको बोलते हैं। यूनिवर्सल डोनर को बोलते हैं। निम्नलिखित में से सभी ल्यूकोसाइट के प्रकार हैं।
तो एक को छोड़कर है एरिथ्रोसाइट को। लिम्फोसाइट भी है, मोनोसाइट भी है और इयोसिनोफिल भी है। तो इस क्वेश्चन की आप पूरी एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगला क्वेश्चन है कि यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित का क्या परिणाम होगा। तो इसका परिणाम होगा कि सभी धमनियां जो है वो संकुचित हो जाएंगी। गलत प्रकार का रक्त देने से अभिश्लेषण हो जाता है, जिससे व्यक्ति की धमनियां संकुचित हो जाती हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ मानव रक्त में प्रभाजन से प्राप्त किया जाता है। तो ये होता है एंटीवेनोम सीरम। अरक्तता में निम्नलिखित में से किसका सांद्र कम हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन का जो अनुपात है वो कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस सहित आरबीसी पाई जाती है। तो ये पाई जाती है, तीनों में पाई जाती है, मेंढक में भी, शुतुरमुर्ग में भी और ऊँट में भी। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक का अभाव होता है। केवल ऊँट ही एक ऐसा स्तनधारी है जिसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, परंतु पक्षी और उभयचरियों की आरबीसी के अंदर केंद्रक है वो पाया जाता है। एकल परिसंचरण हृदय पाया जाता है। तो ये पाया जाता है मछली में केवल। अगला है कि एक औसत वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा होती है, ये होती है 5 से 6 लीटर। स्त्रियों में जो 20 से 25, जो लेडीज में होती है वो 20 से 25% कम होती है रक्त की मात्रा। अगला है कि कौन सी रक्त वाहिनी फेफड़े से हृदय तक रक्त पहुंचाती है। तो ये पहुंचाती है पल्मोनरी सिरा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा यूरिया का परिवहन होता है। तो ये होता है प्लाज्मा के द्वारा। रक्त लाल कोशिकाओं की जीवन अवधि दिनों की है, 120 दिनों की है। जो रेड ब्लड सेल्स की जो जीवन अवधि है वो 120 दिनों की है। आरबीसी जो होती है इनको एंथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन रंजक पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए एक पदार्थ आवश्यक है, लौह तत्व। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन ग्लोबिन तथा एक रंजक हीम से बना होता है। अगला क्वेश्चन है रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं मौजूद होती है, आरबीसी जो है और रक्त में मौजूद होती हैं। एक मेंढक के दिल में 3 कक्ष होते हैं। एक मेंढक के दिल में 3 कक्ष होते हैं, 2 ओट्रियम और 1 वेंट्रिकल। ओट्रियम सिराओं से डीऑक्सीजनेटेड रक्त प्राप्त करती है और वह उसे शरीर के विभिन्न भागों में भेज देती है। बाया आर्ट्रियम फेफड़ों और त्वचा से ऑक्सीजनेटेड रक्त प्राप्त करता है। तिलचट्टे के खून का रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है। तिलचट्टे या जो कॉकरोच होता है उसके खून का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है, क्योंकि ऐसा रक्त हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। तिलचट्टे के पास रक्त वाहिकाएं नहीं है, उसका रक्त ऑक्सीजन का परिवहन भी नहीं करता है। सार्वभौमिक दाता किस ब्लड ग्रुप को कहते हैं। ओ को यूनिवर्सल डोनर ओ को कहते हैं, और यूनिवर्सल जो रिसीवर है वो ए बी है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मान के चले कि इनमें से एक क्वेश्चन के पूछे जाने के पूरे चांसेस है आपके एग्जाम में। इंसुलिन सामान्य ब्लड शुगर मात्रा को डैश पर बनाए रखने में सहायता करते हैं। तो इंसुलिन जो होता है वो 80 से 120 मिलीग्राम पर बनाए रखने में मदद करता है प्रति 100 मिली रक्त में। अगला है कि कौन सी धातु को हीमोग्लोबिन का सर्वाधिक जरूरी संघटक माना जाता है। तो ये लोहे को माना जाता है हीमोग्लोबिन। मानव रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो सामान्यतः होता है 180 से 200 mg/। निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिनी रुधिर को हृदय से दूर ले जाती है। तो ये धमनी होती है। जो ब्लड को हृदय से दूर ले जाती है धमनी, और जो शिरा होती है वो ब्लड को हार्ट के अंदर लाती है। अगला क्वेश्चन है कि जो बायोसेंसर का इस्तेमाल क्या मापने के लिए किया जाता है। तो रक्त शर्करा स्तर मापने के लिए बायोसेंसर का उपयोग किया जाता है। उक्त रक्तचाप किसे कहते हैं। तो रक्तचाप में बढ़ाव को उच्च रक्तचाप कहते हैं। इसकी आप पूरी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। प्रोटीन जो रक्त को थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है तो वो है फिब्रिनियोजन। अगला क्वेश्चन है कि हृदय ऊतकों में निम्नलिखित सत्रों से बना होता है। तो ये बना होता है एक्टोकार्डियम। एक्टोकार्डियम इसके अंदर नहीं होता, बाकी 3 इसके अंदर होते हैं। पेरिकार्डियम भी होता है, मायोकार्डियम भी होता है और एंडोकार्डियम भी होता है, लेकिन एक्टोकार्डियम है वो नहीं होता। अगला है कि कोशिकाएं जो रक्त के जमने की प्रक्रिया में मदद करती हैं तो वो होती हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स कई प्रकार का पदार्थ है वो सेक्रेट करती हैं।
रिलीज करती हैं। इनमें से अधिकांश रुधिर थक्का जमाने में सहायक है। लसिका प्रणाली के कार्य में शामिल है प्रतिरक्षा। लसिका में मौजूद लिम्फोसाइट्स रोगाणुओं को नष्ट कर संक्रमण से मनुष्य की सुरक्षा करते हैं। सर्वाधिक दाता रक्त समूह है ओ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिवर्सल जो डोनर है वो ओ है और रिसीवर है वो ए बी है। मानव रक्त में बड़ी मात्रा में मौजूद शर्करा है ग्लूकोज। रक्त शर्करा को सामान्यतः ग्लूकोज ही कहा जाता है क्योंकि रक्त में ज्यादातर शर्करा के रूप में ग्लूकोज ही पाया जाता है। तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आगे के चैप्टर्स की भी वीडियो चाहिए तो लगभग 2 चैप्टर और बचे हैं, उसके बाद आपकी बायोलॉजी है वो पूरी हो जाएगी। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम एक और वीडियो है वो बना देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।